जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच के गहरे मतभेदों की। जी हाँ, दोनों प्रथम पदासीन उच्च पदों पर, सबसे उच्च पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, लेकिन इनके बीच में पटती नहीं थी। क्यों नहीं पटती थी? क्योंकि नेहरू कभी भी राजेंद्र प्रसाद को पसंद नहीं करते थे। असल में नेहरू चाहते भी नहीं थे कि राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति बने, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लोकप्रियता के कारण उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो ज्योतिष में भी विश्वास रखते थे। भारतीय सनातन संस्कृति के योद्धा थे, उसमें उनकी अटूट श्रद्धा थी। और जबकि नेहरू वामपंथी झुकाव वाले व्यक्ति थे और वैसे भी उन्हें भारतीय सनातन सभ्यता वाले लोग रास भी नहीं आते थे। ये जग जाहिर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए नेहरू ने झूठ बोला था। 1957 में जवाहरलाल नेहरू एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। इसी तरह वो 1952 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पक्ष में थे, वो उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे पहली बार, लेकिन उन्हें दोनों बार निराशा हाथ लगी। नेहरू ने 1950 में प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने उनसे राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने की अपील की और ये कहा कि सरदार पटेल भी ऐसा ही चाहते हैं, जबकि उन्होंने सरदार पटेल से इस संदर्भ में कोई बात नहीं की थी। अरबपति कारोबारी और पूर्व राज्यसभा सांसद रविंद्र किशोर सिन्हा ने अपनी पुस्तक बेलाग लपेट में इसका विस्तृत रूप से जिक्र करते हुए कहा है, कैसे 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहने के बाद जब राजेंद्र प्रसाद पटना जाकर रहने लगे, तब नेहरू ने उनके लिए एक सरकारी आवास तक की व्यवस्था नहीं की थी। वो सदाकत आश्रम स्थित बिहार विद्यापीठ में एक सीलन वाले कमरे में रहते थे, जबकि वो दमा के रोगी थे, लेकिन वहाँ उनके स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इस दौरान भारतीय सभा के प्रथम अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति से मिलने जयप्रकाश नारायण पहुँचे। उनसे उनकी हालत नहीं देखी गई। 28 फरवरी 1963 को जिस कमरे में राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ, उसे किसी तरह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण ने रहने लायक बनाया था। वो कमरा किसी व्यक्ति के रहने लायक भी नहीं था। उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने भी जवाहरलाल नेहरू नहीं पहुंचे थे। वो इस दौरान जयपुर के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। आप हर कदम पे ये देखिए कि किस हद तक नेहरू उस महान व्यक्ति से चिढ़ते थे। उस समय संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो डॉक्टर प्रसाद की अंत्येष्टि में भाग लेने पटना जाएं, लेकिन उन्हें नेहरू ने यह कहते हुए रोक दिया कि प्रधानमंत्री के दौरे में राज्यपाल ही नदारद रहेगा, ये ठीक नहीं होगा। संपूर्णानंद ने खुद इसका खुलासा किया। दिल्ली में बैठे बिहार के बड़े नेताओं ने राजेंद्र बाबू के अंतिम दर्शन नहीं किए। इसका संपूर्णानंद को बहुत मलाल था। डॉक्टर राधाकृष्णन को भी नेहरू ने पटना न जाने की सलाह दी थी राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि में, लेकिन वो नहीं माने, वो चले गए। आर.के. सिन्हा लिखते हैं कि पटना में राजेंद्र बाबू के साथ बेरुखी वाला व्यवहार होना और उन्हें मामूली स्वास्थ्य सुविधाएं तक न मिलना, ये सब केंद्र के इशारे पर हुआ था। राजेंद्र बाबू दमा के पेशेंट थे
उनके कक्ष में एक कफ निकालने वाली मशीन थी, जिसे राज्य सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया। वो खांसते खांसते चल बसे। ये भी जानने लायक बात है कि किस हद तक नेहरू का स्तर गिर गया था। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने नेहरू खुद को इतना बौना महसूस करते थे कि उनके सरल और ऊंचे व्यक्तित्व के कारण उन्होंने अपने मन में हीन भावना पैदा कर ली थी। राष्ट्रपति का पद बड़ा होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन नेहरू क्यों हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आदेश देने की मुद्रा में रहते थे और हमेशा आदेश देते थे। 1951 में किसी तरह गुजरात के सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इस मंदिर को बनवाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी ने दिन रात एक कर दिया था। उन्हें सरदार पटेल का भी सहयोग मिला था। ये तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी ने महमूद गजनी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में सरकारी रुपया खर्च न करने की बात कही थी। वो बात अलग है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था। लेकिन इसके बाद फिर चंदा जुटाकर पटेल और के मुंशी इन सब की पहल पर चंदा जुटा के सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया गया था। नेहरू का कहना था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख को मंदिर के उद्घाटन से बचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे। उनका कहना था कि सेकुलरिज्म का ये मतलब थोड़े ही है कि कोई अपने संस्कारों से दूर हो जाए अथवा धर्म का विरोधी हो जाए। उन्होंने मंदिर के उद्घाटन के दौरान भी कहा था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष तो है लेकिन नास्तिक नहीं है। वो सभी धर्मों के प्रति समान और सार्वजनिक सम्मान के प्रदर्शन के हिमायती थे। ये भी आपको याद होगा, शायद याद हो, कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोकने वाले नेहरू खुद ही 1956 में कुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच गए थे और अचानक उनके इस दौरे से फैली अव्यवस्था ने वहां 800 लोगों की जान ले ली थी। ये दोहरा रवैया उनका क्यों था? खुद वो जाते थे लेकिन दूसरों को वो मना करते थे। असल में 1947 में जूनागढ़ रियासत की आज़ादी के समय सरदार पटेल सोमनाथ गए थे, जहां उन्हें मंदिर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखकर बहुत दुख हुआ। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद तो इसे खंडहर ही बने रहने देना चाहते थे और इसे एएसआई को सौंपने की वकालत कर रहे थे। मज़ारों मस्जिदों की मरम्मत के समय उनके पास ऐसा कोई सुझाव नहीं होता था कि उसे एएसआई को सौंप दिया जाए या वो खंडहर है, लेकिन सोमनाथ मंदिर के लिए था। सरदार पटेल के निधन के बाद के.एम. मुंशी ने इसका जिम्मा संभाला, जिन पर तंज कसते हुए नेहरू ने कहा था कि उन्हें ये प्रयास पसंद नहीं क्योंकि ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। जब डॉक्टर प्रसाद को इसके उद्घाटन का न्योता आया तो नेहरू ने उन्हें पत्र भेजकर वहां न जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके कई निहितार्थ हैं। डॉक्टर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि वो मंदिर के उद्घाटन के लिए जाएंगे। किसी मस्जिद चर्च के लिए भी उन्हें न्योता मिला होता तो वो जाते। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये सबसे पहला और सबसे बड़ा मतभेद था। दूसरा था कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल पर भिड़ गए थे। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इस कानून से हिंदुओं का पारिवारिक जीवन व्यवस्थित होगा। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि लोगों के जीवन और संस्कृति को इतने बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए।
1951 में इसे संसद में लाया गया था, लेकिन नेहरू ने इसे 1948 में भी एक बार पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो 48 में पारित नहीं हो पाया। फिर इसे दोबारा 1951 में संसद में लाया गया। पहली बार भी डॉक्टर प्रसाद ने अध्यक्ष रहते हुए इसका विरोध किया था और कहा था कि संविधान सभा किसी संप्रदाय के व्यक्तिगत कानून से निपटने के लिए नहीं है, देश के संविधान के निर्माण के लिए ये बना है। ये तो हिंदुओं का व्यक्तिगत कानून है, इसको क्यों इसमें घसीट रहे हैं। 1951 में जब फिर से यह बिल लाया गया, तब डॉक्टर प्रसाद का मत था कि पहला लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद जो संसद गठित हो उसमें इस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस समय की संसद एक कार्यवाहक निकाय थी जिसे संविधान के निर्माण के लिए बनाया गया था। चुनाव में अभी 4 महीने ही थे, बचे हुए थे। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू की हड़बड़ी समझ से परे थी। राजेंद्र प्रसाद ने तब पीएम नेहरू को लिखे पत्र में कहा था कि संसद चाहे तो विवाह प्रथा खत्म करने या किसी समाज में बहुविवाह को लागू करने का कानून भी बना सकती है, परंतु इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए मतदाताओं का विचार नहीं लिया गया है। उन्होंने बता दिया कि इस संबंध में अब तक जो भी लोकमत आया है वो उस बिल के खिलाफ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था कि हमारा संविधान बहुत हद तक इंग्लैंड के संविधान को नमूना मानकर बनाया गया है। जहां हमारा संविधान ऐसा आवश्यक नहीं मानता, वहां भी मुझे सलाह दी जाती है कि मैं इंग्लैंड में चल रही परिपाटी के हिसाब से कार्य करूं। आज उसी इंग्लैंड में आम चुनाव में मतदाताओं के सामने मुद्दा रखकर उनकी स्पष्ट स्वीकृति पाए बिना वहाँ की सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला सकती या संसद में ऐसा कानून नहीं बना सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है। जनता पहले भी नेहरू के लिए हमेशा से सेकेंडरी थी, इसलिए किसी भी कानून पर जनता का मत लेना यह नेहरू के समझ के तो कम से कम परे था। हिंदुओं के सिविल कोड में अंग्रेजों ने भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किए थे, लेकिन नेहरू इसके लिए जिद पर अड़े हुए थे। भारी विरोध के बाद 1952-47 की लोकसभा के बीच में इसे 3 टुकड़ों में लाया गया। किसी अन्य जाति में शादी, तलाक और बहुविवाह के संबंध में अलग अलग कानून बनाए गए। संपत्ति की हिस्सेदारी से लेकर गोद लेने तक के नियमों में भी बदलाव किया गया। उसी समय मांग जो है वो समान नागरिक संहिता की हो रही थी, लेकिन नेहरू तो हिंदुओं के पीछे पड़े थे, तो उन्हें समान नागरिक संहिता कानून से तो कुछ मतलब था नहीं। इस प्रकार ये दूसरा अहम मुद्दा था जिस पर नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में भारी मतभेद हुआ था। तीसरा जो अहम मुद्दा था जिस पर उन दोनों के बीच में मतभेद हुआ वो और भी विचित्र था। दरअसल कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही एक परंपरा रही है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं को भूल जाते हैं या फिर निधन के बाद उनका अपमान किया जाता है। बस वो नेता नेहरू गांधी परिवार का नहीं होना चाहिए। अपने दादा फिरोज गांधी को राहुल और प्रियंका याद तक नहीं करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शव के लिए कांग्रेस का दिल्ली का दफ्तर नहीं खुला, वो आपको याद ही होगा। और हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भी कांग्रेस ने अपनी दूरी बना ली थी, वो भी आपको याद होगा। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी थी कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में न जाएं। जी हाँ, वो 15 दिसंबर 1950 का दिन था। देश के गृह मंत्री सरदार पटेल के निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी की आंखें नम हो गईं, जनता रो रही थी। वो बीमार चल रहे थे, लेकिन देश के लिए उनकी सक्रियता वैसी ही थी। भारत के लौह पुरुष जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया और आज़ादी के बाद एकीकरण का सबसे कठिन काम अपने हाथों में लेकर पूरा किया। वो नेता कश्मीर और तिब्बत पर जिनकी बात अगर मानी जाती
तो आज भारत ज़्यादा शांत और सुरक्षित होता। ऐसे नेता थे पटेल। सरदार पटेल ने 565 राज्यों को मिलाकर जिस गणतंत्र को बनाया उसे ही भारतीय गणराज्य के नाम से आज जाना जाता है। निधन से पहले उन्हें डॉक्टर से लेकर उनके करीबी तक आराम करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन वो लगातार काम करते रहे। करीबियों की जिद पर वो 12 दिसंबर 1950 को स्वास्थ्य लाभ के लिए मुंबई के बिरला हाउस आए। यहीं पर हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद क्या हुआ, इस बारे में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज ऑफ फ्रीडम में लिखा है। और के मुंशी ने लिखा है तो उसमें ज़रूर कुछ वजन होगा, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। वो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे और संविधान सभा के सदस्य रहे। के मुंशी ने बाद में नेहरू सरकार में कृषि मंत्री का पदभार संभाला था और बाद में वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे। उन्होंने लिखा कि जब बॉम्बे में सरदार पटेल का निधन हुआ तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और सचिवों के लिए दिशा निर्देश जारी किया कि वो अंतिम संस्कार में भाग लेने बॉम्बे न जाएं। उस समय मैं भी केंद्रीय मंत्री था। मैं उस समय महाराष्ट्र के माथेरान में था। NV गाडगिल, सत्येंद्रनाथ सिन्हा और VP मेनन ने PM नेहरू के दिशा निर्देशों को न मानकर सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाकर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी निवेदन किया कि वो सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में बॉम्बे न जाए। इस व्यक्ति के बारे में कितना कुछ जो भी कहा जाए वो सब कुछ कम है। आप सोचिए कि कैसी सोच, कैसी मानसिकता और कैसी नफरत की पराकाष्ठा है। एक एक व्यक्ति को वो पर्सनली कह रहा था कि पटेल के निधन पर आप बॉम्बे मत जाइए। बकौल के मुंशी ये एक विचित्र निवेदन था और डॉक्टर प्रसाद ने इसे नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। के मुंशी बताते हैं कि उनके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। ये भी जानने लायक बात है कि 28 फरवरी 1963 में जब बिहार की राजधानी पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था, तब उस समय के लगभग सभी बड़े नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं आए थे। इतिहासकार जगदीश चंद्र शर्मा कहते हैं कि नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति S राधाकृष्णन को भी सलाह दी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम संस्कार में वो न जाएं। जैसा कि अपेक्षित था, राधाकृष्णन ने भी नेहरू की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो पटना गए। कुल के बावजूद इस सोच से, इस विचारधारा से इसीलिए शायद जनता को बहुत नफरत है, क्योंकि इस हद तक कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि राजेंद्र प्रसाद और पटेल जैसे महान लोगों के दिवंगत होने पर कोई उनके अंतिम दर्शन करने या कोई उनके अंतिम संस्कार में शामिल न हो। ऐसी कोशिश शायद आगे भी कभी देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि अपने देश के महान नेताओं के साथ ऐसा करे। तो ये 3 प्रमुख वजहें थीं जिसकी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू में कभी पटी नहीं, हमेशा मतभेद बना रहा और शायद उसी मतभेद का सिला नेहरू ने अंतिम समय में उनसे उसका बदला लिया और उन्हें इस तरह से काल कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया। अब आप ही बुद्धिजन विचार करें कि नेहरू कैसे व्यक्ति थे और कैसे प्रधानमंत्री थे और क्या कभी इतिहास उन्हें माफ़ कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही।
अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियो को शेयर करिए। यदि आपको कोई ऐसा बिंदु या कोई ऐसा विषय लगता हो जिस पर हमें वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।